नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर चकनाचूर कर चुका है ईरान, और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे ईरान के वो 3 ब्रह्मास्त्र जिसके दम पर डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर ले आया तेहरान। हालात ये हैं कि जो कल तक तेवर दिखा रहे थे वो आज सीजफायर की माला जप रहे हैं। ईरान ने अकेले ही अमेरिका और 12 खाड़ी देशों की नाक में दम कर दिया है। असल खेल तिजोरी का है। खाड़ी में बैठे अमेरिकी उद्योगपतियों के धंधे पर सांप लौट रहा था। उन्होंने ट्रंप को 2 टूक कह दिया, जंग रुकवाओ वरना चुनावी चंदा भूल जाओ। और अब ट्रंप के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। मिड टर्म इलेक्शंस यानी कि चुनाव में लुटिया डूबना तय है, इसलिए ट्रंप बातचीत के टेबल पर आ गए हैं, भीगी बिल्ली बनते नजर आ रहे हैं। ईरान ने होर्मुज में ऐसा तोहफा भेजा कि ट्रंप के पसीने छूट गए। आज की तारीख में यकीन मानिए ईरान का पलड़ा इतना भारी है कि वो एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। और सूत्रों के हवाले से ईरान से जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक तेहरान सीजफायर करने के मूड में भी नहीं है। ईरान का साफ तौर पर कहना है जिन्होंने जंग शुरू की उनको सीजफायर के बारे में सोचना चाहिए। हमारे रणनीतिक लक्ष्य जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम सीजफायर नहीं करेंगे। यानी ट्रंप साहब, युद्ध तो जारी रहेगा लेकिन आपकी साख तो मिट्टी में मिल गई है। तो इसलिए कहीं अब आप इसलिए तो शांति के गुण नहीं गा रहे। ईरान के 3 ब्रह्मास्त्र जिसने ट्रंप को दिन में तारे दिखाए, क्या इस चक्रव्यूह से ट्रंप निकल पाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप के सेटबैक की हार की इनसाइड स्टोरी क्या है? अमेरिका से लेकर तेहरान तक में ये रिपोर्ट्स क्या हैं? पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा इत्मीनान से, एक एक पहलू के साथ। मिडिल ईस्ट की जंग की बिसात पर डोनाल्ड ट्रंप चले थे चेक एंड मेज करने के लिए। शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर चाहते थे, शय और मात कर देना चाहते थे ईरान को अपनी ताकत से, अपनी चाल से। लेकिन शतरंज जंग की इस बिसात पर तेहरान ने वो चालें चली कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सुपर पावर होने के गुमान को मिट्टी में ही मिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक युद्ध के हुंकार भर रहे थे, आज सीजफायर की माला जप रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 3 ब्रह्मास्त्र चलाए। बारी बारी से उन तीनों ब्रह्मास्त्रों के बारे में आपको बताऊंगा। ईरान ने ट्रंप की ऐसी दुखती नस पर हाथ रख दिया कि अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपति ट्रंप को धमकी देने लग गए। ईरान ने मिडिल ईस्ट के सामरिक ठिकानों पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए जो खाड़ी के 12 देश जो अमेरिका के दम पर उछल रहे थे आज सख्ते में। ईरान ने दिखा दिया कि वो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता वाली कहावत को भी गलत साबित कर सकता है। वो लोहे के चने भी चबा सकता है। उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिकी तेल क्षेत्रों और व्यापारिक रास्तों को दहला दिया और अमेरिकी इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट में हिला कर रख दिया। अब आपको बताते हैं अकेले ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोन के हमले से खाड़ी और अमेरिका इजराइल के साथ 12 देशों से लगातार युद्ध कर रहा है। तो उन देशों की ताकत क्या है? इजराइल की ताकत जल्दी से देखिए आप। सबसे पहले आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम। दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद, अमेरिका से मिले F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स। यूएई की ताकत भी देख लीजिए। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस हब, पैसा तो भर भर के है। दुबई और आबू धाबी के जरिए मिडिल और पूर्व एशिया के व्यापार को कनेक्ट करता है। दुनिया के सबसे बड़े निवेश फंडों में से एक है। खाड़ी देशों में यूएई की वायुसेना सबसे घातक है। यूएई ने अपनी निर्भरता तेल से हटाकर पर्यटन, रियल एस्टेट और एआई जैसी टेक्नोलॉजी पर कर ली है। अब सऊदी की भी ताकत देख लीजिए। यह मैं ताकत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईरान एक 16वें नंबर का मुल्क है और यह अमेरिका के साथ खड़े देश है। इजराइल की ताकत आपने देख ली, यूएई की ताकत देख ली, अब सऊदी की ताकत देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक है। पीआईएफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली निवेश फंडों में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े रक्षा खरीदारों में से एक है।
अमेरिका से मिले F-15 फाइटर जेट्स उसके पास है, पैट्रियट मिसाइलें उसके पास है, डिफेंस सिस्टम का बहुत बड़ा विशाल बेड़ा उसके पास है। कतर की ताकत भी देख लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक है। यूरोप और एशिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए दुनिया कतर पर डिपेंड करती है, यहां तक कि भारत भी उसी पर डिपेंड करता है। कतर में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। इस जंग में ब्रिटेन भी ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया। ब्रिटेन की ताकत पता है आपको, परमाणु हथियार से लैस देश है, ट्राइडेंट मिसाइल का बहुत बड़ा जखीरा है, रॉयल नेवी उसके पास है, HMS क्वीन एलिजाबेथ जैसे बहुत बड़े विमान वाहक पोत है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने की ताकत है। खुफिया एजेंसी MI6 जैसी ताकत है। न्यूयॉर्क के बाद लंदन दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय हब है। दुनिया के सबसे आधुनिक और लड़ाकू विमान निर्माता यूके में है। लेकिन इतने ताकतवर देशों, इतने धनाढ्य देशों के बावजूद 12 देश मिलकर भिड़े ईरान से। लेकिन ईरान के ब्रह्मास्त्र ने किसी को टिकने नहीं दिया। ईरान ने खेल सिर्फ बारूद, मिसाइल और ड्रोन से नहीं किया, ईरान ने दिमाग से चालें चली। खाड़ी के देश इतने ताकतवर होने के बावजूद ईरान के सामने टिक नहीं पाए। ट्रंप छटपटा रहे हैं, मिडिल ईस्ट खुद को कोस रहा है, फंसा हुआ महसूस कर रहा है। मिडिल ईस्ट के पास आज की तारीख में तेल तो है, लेकिन खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर इन्वेस्ट हैं। ईरान के हमलों से अमेरिकी तेल कंपनियों और उद्योगपतियों को तगड़ा नुकसान हो रहा है। और इन्हीं धन कुबेरों ने ट्रंप को अल्टीमेटम दिया है कि अगर जंग बंद नहीं हुई तो चुनाव के लिए एक ठेला, यानी कि कोई फंड नहीं मिलेगा। ट्रंप के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर जंग लड़ते हैं तो चंदा कटेगा, अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंटरेस्ट हिट होंगे और चंदा कटना तो तय है। और उसके बाद चुनाव में क्या होगा यह आपको पता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त गर्त में जा चुकी है। अब आपको बताते हैं कि खाड़ी में कहां कहां अमेरिकी कंपनियां हैं और उनका कितना निवेश है। माइक्रोसॉफ्ट यूएई की एआई कंपनी G42 में लगभग 1.5 अरब का निवेश है। क्लाउड, अजूर और डेटा सेंटर भी बनवा रही है। एक्सॉन मोबिल ऑयल और गैस में काम करती है। कतर और यूएई में सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, अरबों डॉलर का निवेश और उत्पादन है। शेवरॉन जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है, सऊदी और कुवैत में काम करती है, तेल प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर का निवेश है। लॉकहीड मार्टिन जो कि डिफेंस कंपनी है, मिडिल ईस्ट देशों को हथियार सप्लाई करती है, 10 से 15 अरब डॉलर के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है। ब्लैक रॉक जो कि फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, यूएई और सऊदी में जबरदस्त तरीके से निवेश है। 4 से 10 अरब डॉलर का निवेश और निवेश सौदा है। अब बताइए कि अमेरिका करे तो करे क्या? मिडिल ईस्ट को उसके हालत पर अमेरिका नहीं छोड़ सकता है चाह कर भी। यह है वो ब्रह्मास्त्र जो ईरान को पता है कि तुमने अगर हमें हिट किया तो तुम्हें वहां मारेंगे जहां तुम्हें तकलीफ ज्यादा होगी, एहसास ज्यादा होगा, लेकिन तुम जता नहीं पाओगे। अगर जंग ऐसे ही जारी रही तो अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान होगा और हो रहा है। बोझ ट्रंप पर बढ़ रहा है। ट्रंप कल तक ईरान को मिटाने की कसम खा रहे थे, इसलिए वो आज बातचीत की मेज सजाने पर गुहार लगा रहे हैं। आर्थिक बोझ, अमेरिकी कंपनियों को नुकसान, अरबों डॉलर का नुकसान, और सब देखकर ट्रंप अब शांति दूत बनने लगे। लेकिन ईरान का रुख साफ है। पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ईरान ने साफ कर दिया है, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जंग अमेरिका ने शुरू की है, अमेरिका इस जंग को खत्म करे, अमेरिका सीजफायर करे, अमेरिका की अहंकार की चूल्हे हिला देंगे। ईरान जानता है लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने का यही सही वक्त है। इसलिए ईरान ने अपने सामने अमेरिका को बिठाकर रखी है 6 महत्वपूर्ण शर्तें। अब आपको बताते हैं अमेरिका सहित 12 देशों से जंग में ईरान ने जीत का परचम कैसे लहराया। इनसाइड स्टोरी क्या है? कारण नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को असुरक्षित करके ब्लॉक कर दिया कि अगर ईरान की मर्जी के बगैर यहां से निकले तो तुमको इसी में डुबो के मारेंगे। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और अमेरिका पर प्रेशर बढ़ने लगा। यूरोप और खाड़ी देशों का युद्ध को और खींचने के बजाय बातचीत का दबाव, क्योंकि हमने बताया कि खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों का इंटरेस्ट कितना इन्वॉल्व करता है और अमेरिकी कंपनी कितना डिपेंड करते हैं मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में। और अगर मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में नुकसान हो रहा है तो अमेरिका पर डायरेक्ट प्रेशर है। यूएई जैसे देशों के साथ भी दिक्कत ज्यादा है।
क्योंकि 70% से ज्यादा कमाई कच्चे तेल के निर्यात पर निर्भर है और खाड़ी से निर्यात बिल्कुल खत्म है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरी तो कई देशों का बजट भी बिगड़ गया। दुनिया का लगभग सारा तेल अमेरिकी डॉलर में बिकता है। कच्चे तेल का व्यापार बंद तो डॉलर भी गिर सकता है। कारण नंबर 3, खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों पर बहुत बड़ा इंपैक्ट। जैसे कि मैंने आपको समझाया, खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों का बोलबाला है। अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन होर्मुज में तनाव की वजह से नुकसान खाड़ी देशों को हो रहा है। जंग अमेरिका कर रहा है, लेकिन मार मिडिल ईस्ट में पड़ रही है। ईरान बदला मिडिल ईस्ट से ले रहा है। अमेरिकी कंपनियों के तेल कुओं को निशाना बनाया जा रहा है। रिफाइनरीज पर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। अमेरिकी कंपनियों के उत्पादन पर बहुत असर हुआ है। अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में भारी उतार चढ़ाव है और इन्वेस्टर्स में बहुत डर का माहौल है। अब मरता क्या ना करता, सीजफायर करें नहीं तो जाए कहां। मिडिल ईस्ट जंग का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी डगमगा रहा है। अमेरिका में जल्द ही मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। जनता महंगाई से त्रस्त और डोनाल्ड ट्रंप सरकार को गरिया रही है। उद्योगपति फंड रोकने की बात कर रहे हैं। ईरान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसे ट्रंप के सुपर पावर वाले टैग को मिट्टी में मिला दिया है। मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका की लाठी बेअसर साबित हो रही है। अब आपको बताते हैं ट्रंप के बैकफुट पर आने की इनसाइड स्टोरी। सबसे मेन है वॉल स्ट्रीट का पैनिक करना। अमेरिकी शेयर बाजार बुरी तरह से संकट में घिरा हुआ है। बड़े निवेशक घरानों ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दी है, युद्ध जारी रहा तो अमेरिका में महामंदी आ सकती है। तेल कंपनियां लॉबिंग कर रही हैं क्योंकि तेल कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है। अमेरिकी कंपनियों का अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर खाड़ी देशों में खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसमें से बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। ईरान के मिसाइल हमलों के डर से अमेरिकी कंपनियों ने काम करना मिडिल ईस्ट में बंद कर दिया है, क्योंकि ईरान ने अलर्ट किया था, वार्न किया था कि जितने भी अमेरिकी कंपनियां मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से जुड़ी हुई हो, वो अपने अपने ऑफिसेज खाली कर दें। अमेरिकी कंपनियों के सीईओज ने ट्रंप पर सैन्य कार्रवाई रोकने का दबाव बनाया हुआ है। इसके अलावा चुनावी चंदा और फंड्स की बात भी है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस के लिए ट्रंप को बड़े कॉर्पोरेट चंदे की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बिजनेसमैन ने क्लियर कर दिया है कि अगर युद्ध लंबा चला तो पैसे नहीं देंगे। चुनाव में हार का डर भी है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $7 पर गैलन के पार जा चुका है। ट्रंप जानते हैं कि महंगी गैस, महंगे तेल का मतलब है चुनाव में सीधी हार। और वैसे भी ट्रंप ने कहा है हमेशा कि हम मूर्खतापूर्ण जंग से दूर रहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां वो मूर्खता की है जिससे पूरा अमेरिका त्राहिमाम कर रहा है। ईरान ने साबित कर दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग सही वक्त पर सही फैसले से लड़ी जाती है। ट्रंप अब सीजफायर की रट लगा रहे हैं, लेकिन क्या ईरान उन्हें माफ करेगा? ईरान के तेवर देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा। ईरान ने कह दिया हम सीजफायर नहीं करेंगे जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर लेते। तो क्या ये जंग डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति करियर का अंत साबित होने वाला है? इस वक्त सबसे ताजा खबर भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रंप अपनी हार का ठीकरा, मिडिल ईस्ट में नाकामयाबी का ठीकरा, अमेरिका के फेल होने का ठीकरा अपने सबसे करीबी और DOW के चीफ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के चीफ पीट हेग्सेथ पर फोड़ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि उनके कहने पर ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। सुनिए उनका बयान। We can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it. We can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it. तो क्या अमेरिका के हार के लिए, उनके नुकसान के लिए, इस जंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक मोहरा तैयार कर रहे हैं? पीट हेग्सेथ की बलि लेंगे? चलिए बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जे सोली हमारे साथ जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़े हुए, भू राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका से लाइव, और सैयद अली अदनान रिजवी ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। ईरानी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ईरान ने सीजफायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अमेरिका के शांति प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है और ईरान ने कहा है हमारी शर्तों पर सीजफायर होगा। ईरान ने अमेरिका के आगे शर्तें रख दी हैं। दुश्मन देशों की तरफ से टारगेट किलिंग बंद होनी चाहिए, भविष्य में जंग फिर से ना थोपी जाए, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, तब हम जाकर सीजफायर पर
मंथन करेंगे, विचार करेंगे। वापस चलते हैं पैनल पर। इस वक्त सबसे बड़ी प्राइम टाइम डिबेट का वक्त हो चुका है और सबसे पॉपुलर डिबेट का वक्त हो चुका है। पहला सवाल माथुर सर आपसे, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये मान चुके हैं कि उनकी सबसे बड़ी हार मिडिल ईस्ट में लिखी हुई और इसके लिए उन्होंने पीट हेग्सेथ को चुना है कि वो सारा ठीकरा जो है पीट हेग्सेथ पर डाल दें? बोले भाई साहब इनकी जिम्मेदारी थी, हमने इनका इस्तीफा ले लिया। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात मैं पहले कह चुका हूं, रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे लगता है जरूरी है। और वो बात ये है कि इकोनॉमीज डू नॉट फाइट वॉर्स, मिलिट्रीज डू। अगर इकोनॉमीज लड़ाइयां लड़ती तो अमेरिका कभी नहीं हारता, सऊदी अरब और ये जितने भी रिच कंट्रीज हैं कभी किसी भी युद्ध में नहीं हारते, पहली बात। दूसरी बात, मिलिट्री का साइज क्या है, उसके पास साजो सामान क्या है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि आप उस जो आपके पास सामान है उसमें से कितना निकाल करके पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई कर सकते हो। अगर हम कह रहे हैं कि अमेरिका की बहुत बड़ी बहुत शक्तिशाली आर्मी है, बहुत शक्तिशाली एयरफोर्स है, वो कहां है? वो जहां है वहां पड़ी हुई है। ईरान में तो लाकर के जितने उन्होंने लगाए हैं उनको सबको ईरान ने एक कोने में खड़ा कर दिया है, ठिकाने पे लगा दिया है। इजराइल जरूर जरूर लड़ाई लड़ रहा है। देखिए अब क्या परिस्थिति हो गई है विवेक इस युद्ध की, मेरा मानना है कि अमेरिका जो है वो उसका एक भी उद्देश्य इसमें पूरा होता हुआ या उसके नहीं दिख नजदीक रहा, में बिल्कुल। जाता हाँ, नजर, पहली बात। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो इजराइल है वो अपने उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरे करता नजर आ रहा है। वो क्यों? हिजबुल्लाह को मार लगा रहा है। अच्छा। हमास का तो उसने पहले ही कल्याण कर दिया है, अपना एरिया बढ़ा रहा है। वो ब्रिज उड़ा करके कहता है मैं उस नदी तक जाकर के अपना एक एरिया इंक्लार्ज कर लूंगा, वहां पे ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ा उद्देश्य देखिए, इजराइल का उद्देश्य कुछ और नहीं था। इजराइल का उद्देश्य है, द एम ऑफ इजराइल इज टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट। और वो उसमें कहीं ना कहीं मुझे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ईरान पे इतनी मार लगी है, ईरान की नेवी वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है, एयरफोर्स वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है, उनके एयर डिफेंस एलिमेंट्स कहीं ना कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काबिलियत खत्म हो गई है, सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स उनके बचे हैं। वो भी आप देखिए हर चीज फाइनाइट है, 80,000 है, 80,000 भी एक फाइनाइट नंबर है, 80,000 इनफाइनाइट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इजराइल को सफलता मिल रही है कि ईरान की फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ईरान को मिलिटरीली लॉस हो रहा है, ईरान को स्ट्रेटेजिकली लॉस हो रहा है, और कहीं ना कहीं ईरान एक ऐसी परिस्थिति में आ रहा है जिससे कि वो आने वाले काफी समय तक, तभी तो ईरान ऑलरेडी कॉम्पनसेशन मांगना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता है उनकी इतनी जबरदस्त मार लगी है। नहीं सर, इसको मैं दूसरी तरीके से देखता हूं। हाँ, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि ईरान ने वो शर्तें रखी है जो अमेरिका कभी नहीं मानेगा। बिल्कुल, उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए तो ये तो डिटर्मिनेशन है वॉर को लेकर। मुझे लगता है ये ईरान का पावर दिखाना है। ये स्ट्रेटेजी, मैं आपको यही बता रहा हूं कि देखिए विवेक, जो स्ट्रेटेजी ईरान की है जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि वो स्ट्रेटेजी उसने पिछले साल जून 25 के बाद शुरू करी है, वो अमेरिका की प्ले बुक को पिछले 30 सालों से पढ़ रहा है। Exactly. जब इराक पे हमला हो रहा था तो ईरान देख रहा था। हाँ। जब सद्दाम हुसैन को ले रहे थे तो ईरान देख रहा था। जब गद्दाफी गए तो ईरान देख रहा था। जब बसर गए तो ईरान देख रहा था। ये तमाम चीजों को इन्होंने स्टडी करके इन्होंने एक स्ट्रेटेजी तैयार करी है। और उस एंटायर स्ट्रेटेजी के 3 डीज मैंने कल बताए थे आपको। डेलीगेट, डिसेंट्रलाइज, डिस्पर्स। उन्होंने डेलीगेट करके रखा, डिसेंट्रलाइज किया, और जो उनका मुख्य अस्त्र है मिसाइल और ड्रोन, उनको इन्होंने बांट दिया। 31 डिस्ट्रिक्ट में है, हर डिस्ट्रिक्ट एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, हर एक की अपनी मिसाइल्स हैं, अपने ड्रोन्स हैं, अपना कम्युनिकेशन है, अपना लॉजिस्टिक्स है, अपना कमांड एंड कंट्रोल है, और अपनी टारगेट लिस्ट है। और वो उस टारगेट लिस्ट के बेसिस पे पूरे मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं जल्दी से पूर्णिमा नाथ के पास जाऊं। पीटर हेग्सेथ को जिम्मेदार बताना क्या एग्जिट की तैयारी है, और ये सबसे बड़ा सबूत है। पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। विवेक जी, मुझे ये लगता है कि ट्रंप यहाँ से नहीं भागेंगे, जाना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज ही वांट्स टू शो हिमसेल्फ एज ए माचो मैन।
ये जो कल की जो न्यूज़ आई थी जहाँ पे ये बोले थे कि 15 पॉइंट पीस प्लान भेजा है, ईरान हैज़ रिजेक्टेड इट। आप देख लीजिए 15 मिनट्स अगो भी काफ़ी सारा न्यूज़ आया हुआ है। और 1 घंटा पहले एक न्यूज़ आया कि ईरान हैज़ वो यूएसएस इब्राहिम लिंकन के ऊपर स्ट्राइक किया है। कितना सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ, आई आई हैवंट लुक्ड एट इट येट, बट मैंने देखा है ये हुआ है। और एक चीज़ है, प्रेसिडेंट ट्रम्प एक तरफा कहते कि हम टॉक के लिए इंटरेस्टेड है, ऊपर से आपको पता है अभी के हिसाब से मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी 50,000 यूएस ट्रूप्स है। और 4,000 अगर 2,500 हो या 4,000 हो, मेरीन्स जो भेजे भेजे थे वो अभी लगभग कुछ दिन में पहुंच जाएंगे। अभी जो 82 एयरबोर्न का 3,000 to 4,000 पैराट्रूपर भेजने की बात हुई थी, वो 2 दिन में पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये और दिस एक्चुअली अलाइंस विद द 5 day पॉज जो उन्होंने लिया है। लास्ट 2 times ऑल्सो ही ब्रोक दैट ट्रस्ट। ईरानियन बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, निगोशिएट कर रहे थे, तभी जाके यूएस और इजराइल अटैक किया है। तो मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू हैपन अगेन। अगर मैं इजराइल के शूज में आगे खड़ी होती तो मैं ये सीज फायर हो या पॉज हो, ये फेक ड्रामे का जो टॉक्स बोल रहे हैं उसको कभी ट्रस्ट नहीं करती। मुझे नहीं लगता ईरानियन ऑफिशियल्स आर दैट फुल that they are going to trust this. They are rejecting it. We'll see what comes out of it. लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्ट कर रहे, उनके पास एक डेल्सी रॉड्रिगस मिल गया ईरान में, वो गालिबाफ है। We'll see what happens. But at the end of the day मुझे नहीं लगता ट्रम्प जाएगा, because मिडिल ईस्ट अब नहीं जाएंगे तो $39 अरब का जो व्यापार है यूएई में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका यूएई का, वो कहां जाएगा? कतर के साथ क्लाउड एआई और अमेरिकी टेक्नोलॉजी में निवेश है। शेवरॉन और एक्सिन मोबिल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, मेटा जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रही हैं, दुबई और कतर में और बाकी जगहों पर उनके ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े बिजनेस और आईटी पार्क्स हैं। उनका क्या होगा? वो आप देखिए, आप सिर्फ और 70% मिडिल ईस्ट का ऑयल मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा है। कितना ताकत लगा पाएंगे? 25 दिन में एक भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका ऑब्जेक्टिव पहले जो था डिकैपिटेशन, वो दैट वाज अ टैक्टिकल सक्सेस एंड दे शुड हैव लेफ्ट आउट ऑफ देयर। लेकिन उनको वेनेजुएला जैसा डिकैपिटेशन का टारगेट ये था कि इराक के जैसे जैसे सद्दाम हुसैन को 2003 में एलिमिनेट किया, हम सुप्रीम लीडर खामेनेई को एलिमिनेट करके तेहरान पर कब्जा कर लेंगे। तेहरान उसके बाद हमारे कंट्रोल में होगा, वहां की आर्मी सब सरेंडर कर देगी क्योंकि 50 लीडर को हम वहां पर मार देंगे एक साथ। अमेरिका इजराइल का टारगेट यही था। मुझे बताइए कौन सा टारगेट अचीव हुआ? आप कहते हैं टैक्टिकल टारगेट अचीव हो गया। मुझे नहीं लगता सुप्रीम लीडर को मारने के बाद मुश्तबा खामनेई खड़े हो गए वहां पर बगैर अमेरिका के परमिशन के। और कोई ऑब्जेक्टिव्स तो दिया ही नहीं है ना। पहले दिन से बोल रहे कि वी हैव वॉन, उसके बाद बोलता है कि वी आर क्लोज टू विन, उसके बाद बोलते हैं वी आर अहेड ऑफ स्केड्यूल, उसके बाद बोलता है वी नीड हेल्प, उसके बाद बोलता है कि वी डोंट नीड हेल्प, उसके बाद बोलता है आप हेल्प नहीं करोगे तो आपको देखा जाएगा, विल रिमेंबर। धमकी के ऊपर धमकियां दिया जा रहा है। मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आप हेक्सेट को पूछे, वो बोलते हैं कि वी होल्ड द कार्ड्स एंड वी हैव ऑब्जेक्टिव्स, दे आर ऑल क्लियर। तो कह रहे हैं कि हेक्सेट ने लड़ाई शुरू करवाई। हेक्सेट ने कहा था हाँ ठीक है हमला करो, ये अच्छा ऑप्शन है। हेक्सेट बली का बकरा बनेगा डोनाल्ड ट्रंप की टीम में, मुझे ऐसा लगता है। सोली सर को क्या लगता है? उसके बाद सैयद अदनान रिजवी हमारे साथ जुड़ गए, ईरान मामलों के जानकार। रिजवी साहब आपका बहुत स्वागत है। सोली सर आपका रिएक्शन प्लीज। थैंक यू। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। एक प्रसिद्ध अंग्रेज जनरल ब्रिगेडियर जनरल जैक रिपर ने कहा था कि युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। 21 फरवरी को इस साल ईरान युद्ध से एक हफ्ता पहले जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी, तो जनरल डॉन केन जो कि अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि अमेरिका को ईरान पे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये अमेरिका के लिए घातक होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी ना सुनी। 3 दिन बाद 24 फरवरी को नेट स्वैनसन जो कि ईरान विषयों के राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार थे व्हाइट हाउस में, उनकी लड़ाई हुई ट्रंप के साथ और ओवल ऑफिस में, उन्होंने कहा कि ये युद्ध नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने उनकी बात नहीं मारी और नेट स्वैनसन ने इस्तीफा दे दिया। अब ये जंग तो उन्होंने कर दी, लेकिन अब जैसे जैसे जंग इनके हाथ से निकलती
जारी है, जो कि अब पूरी दुनिया के सामने मखौल बन गया है अमेरिका जैसी महाशक्ति और इजराइल जैसी बड़ी सेना के लिए। तो मेरे को बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक कथ्य याद आता है। उन्होंने कहा था कि अच्छे नेता होते हैं जो जिम्मेवारी लेते हैं, कमजोर नेता होते हैं तो जो दूसरों पे दोष डालते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को पता है ये युद्ध तो मेरे हाथ से निकल गया, अब मैंने किस पे दोष डाला है, तो पीट हेग्सेथ पे डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सारी जिम्मेवारी उनसे शुरू होती है, उन पे खत्म होती है। सलाहकार होते हैं सलाह देने के लिए, जो डिसीजन होता है वो जो आदमी कुर्सी पे बैठ होता है उसको लेना होता है, और उसमें इतना गुर्दा होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे, हाँ मुझसे गलती होगी, तभी आदमी का बड़प्पन दिखता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने जिस तरह से हार बिल्कुल निश्चित है। जहां तक अमेरिका और इजराइल की बात है, देखिए इनके युद्ध से पहले दो एम्स थे। एक था ईरान की टॉप लीडरशिप को मारना, जो उन्हें सफलता मिल गई। दूसरा था रजीम चेंज करना, क्योंकि इन्हें लगा लेकिन जैसे पूर्णिमा जी, जैसे सॉरी सर, मैं चाहूंगा आप इस पर प्रकाश डालें। जैसे पूर्णिमा जी कह रही हैं कि 82वीं बॉन्ड डिवीजन जो है वो ट्रंप भेज रहे हैं, कहते हैं वो बड़े माहिर लड़ाके माने जाते हैं। 82वीं बॉन्ड डिवीजन जो यूएस की है। और मैं माथुर सर आपका भी रिएक्शन लूंगा इस सवाल पर। मैं चाहूंगा सोली सर इस पर थोड़ा प्रकाश डाले कि डिप्लॉयमेंट और बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं सीन ऐसा तो नहीं है पिछले बार चौथे दौर की बातचीत खत्म हुई थी और पांचवें दौर की बातचीत के लिए जगह तय हो गई थी, टाइम तय हो गया था, लेकिन तब तक अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पर। तो इस बार फिर कुछ ऐसा ही सीन बना दें। विवेक जी, सैनिक पढ़ाई में बताया जाता है अटैकर टू डिफेंडर रेशियो अगर मैदानी इलाके या प्लेन इलाके में हो तो 3:1 होता है, पहाड़ी इलाके में हो तो 9:1 होता है। अगर हम ये मान भी लें कि ये सी रूट से ये हमला करेंगे ईरान पे, तो ईरान के सेना के 10 लाख सैनिक हैं। 10 लाख सैनिक के बनस्पत अमेरिका इजराइल को 30 लाख सैनिक चाहिए। 30 लाख सैनिक तो आज की तारीख में अमेरिका इजराइल में टोटल नहीं है। अमेरिका के पास 9.5 लाख हैं और इजराइल के पास 1,70,000 हैं। अगर हम मानते हैं आज अमेरिकी सरकार और इजरायली सरकार कहते हैं उनके हर युवा सेना में आएगा, तभी 30 लाख सैनिक अमेरिका से ईरान भेजना जो 11,500 किलोमीटर की दूरी पे है, और इजराइल से ईरान भेजना जो 1,762 किलोमीटर की दूरी पे है, ये तो असंभव है। तो अगर अमेरिका जो भी चंद सैनिकों के साथ ईरान पे जमीनी या लैंड हमला भी करता है, तो मैदानी हमला भी करता है, तब भी वो असफल पूरी तरह से होगा। और अगर माउंटेनियस रीजन से करता है, अगर हम ईरान का भूगोल देखें, ईरान के 3 तरफ पहाड़ी इलाके हैं, जाग्रोस माउंटेन रेंजेस, एल्बर्ज और मकरान। चौथी तरफ इसका जो है सी कोस्ट है, जो कि पथरीला है, बॉम्बे गोवा जैसा रेतीला सी कोस्ट नहीं है। तो अगर 30 लाख सैनिक भी अमेरिका भेजता है, तब जाके उसको कहीं सफलता मिलेगी। 30, 50, 60 हजार सैनिक तो वहां बलि का बकरा बनेगा, कीमा की तरह ईरान उन्हें चुन चुन के काटेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप बूट्स ऑन ग्राउंड करने में आप कह रहे हैं खतरा है और इसका रिस्क नहीं लिया जा सकता है। मैं इस पर वापस लौटूंगा माथुर सर आपके पास। मैं रिजवी साहब का बयान जानना चाहता हूं। ईरान का स्टैंड क्या है? ईरान क्या कह रहा है? ईरान मुआवजा क्यों मांग रहा है? जी बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका और सारे पैनलिस्ट को, और आपको और दर्शकों को सलाम मेरी तरफ से अर्ज है। सबसे पहले तो मैं चूंकि धार्मिक हूं तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आती है करबला की जंग की, इमाम हुसैन और यजीद की जंग के दरमियान जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो ये जो यजीद का गवर्नर इब्न ज़ियाद था, इमाम हुसैन की शहादत के बाद ये कहता है कि इब्न ज़ियाद जो खुद कत्ल करता है, कहता है ये मेरा काम नहीं था बल्कि यजीद का था, और यजीद ये कह रहा था कि ये मेरा काम नहीं, इब्न ज़ियाद का काम है, जबकि दोनों एक ही चट्टे बट्टे थे। तो आज यही वाली बात है कि अमेरिका अमेरिकी जंग से निकलने के लिए अमेरिकी सदर और पीट हेग्सेथ एक ही हैं और ये एक दूसरे पर थोप रहे ताकि कोई रास्ता निकल जाए निकलने के लिए। और जो अभी फौजी साहब ने, कर्नल साहब ने जो बात की, इसी को आगे बढ़ाते हुए कि ग्राउंड देखिए, आपको एक हकीकत यह है कि अमेरिका की सबसे पावरफुल जो फोर्स है वो एयरफोर्स है। अब आप देखिए कि एयरफोर्स का हाल क्या है। F-15 आपने देख लिया, F-16, F-35 की जो अदृश्य था उसका सब ने दुनिया ने हाल देखा है। अब ग्राउंड फौज और ग्राउंड रियलिटी क्या होगी कि इस वक्त जबकि इनके पास तजुर्बा, हमने देखा कि क्या हुआ वेनेजुएला में, क्या हुआ जो है वियतनाम में, क्या हुआ और अफगानिस्तान में क्या हुआ, हर जगह से ये हार के निकले। लेकिन इस तरफ अगर हम देखें कि ईरानियों के पास पिछले कई साल का, चाहे वो इराक में हो चाहे वो सीरिया में हो, ISIS और इन चीजों के खिलाफ लड़ने की ताकत और तजुर्बा है, वो तो वेट कर रहे हैं। और आज अली अकबर जो सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा
कि आप जो है और हमसे नजदीक आइए। सबके सबका ये बयान है कि वो इस चीज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि तजुर्बा इनके पास ज्यादा है। और जैसा कि बयान हुआ कि ईरान की सरजमीन ऐसी है, पहाड़ों से घिरी हुई, कि अगर ये आते हैं तो ना इनके पास अफराद इतने हैं कि जो इनका मुकाबला कर सके, और ना वो सरजमीन और जमीन ऐसी है कि इसको वहां पर लाया जा सके। रही बात जो आपके सवाल की कि अब इसका जो है ईरान का क्या मूड है, ईरान ने जो अभी इसराइल की जो तरफ से शर्तें आई हैं उसके मुकाबले में जो 5 शर्तें रखी हैं, उनमें से आप उन शर्तों को देख लीजिए कि पहली बात यह है कि ईरान ये चाहेगा कि उसको मुकम्मल गारंटी इस बात की मिले कि अब ईरान पर दोबारा अमेरिका इस तरह का हमला नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि पूरे मिडिल ईस्ट से इसके एवज में ईरान अमेरिका को निकलना पड़ेगा, पूरा खाली करना पड़ेगा। जब तक ये खाली नहीं होता है ईरान का हमला जारी रहेगा, और ये सैंक्शंस जो है ये मुकम्मल तौर पे हटाए जाएं। और ये अब जो है आए दिन हम सीज फायर कर लें, फिर 1 साल के बाद तुम हमको आके मारो, फिर जो है सीज फायर शुरुआत तुम करते हो, हम तो टेबल पे होते हैं, फिर तुम जो है आके मारते हो टॉप लीडर्स को। बस एक आखिरी बात, 47 साल से तमाम तर वो बड़ी बड़ी चीजें अमेरिका ने ईरान को दबाने के लिए कर ली। 22 साल से पाबंदियां हैं। आखिरी हरबा अमेरिका का था कि सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो ये निजाम बदल जाएगा, लेकिन सुप्रीम लीडर को मारने के बाद भी ये निजाम वैसे ही बाकी है। और आप देखेंगे कि ये जंग की तमाम तर जो लिखत है, जो तमाम तर मुकद्दर है, वो ईरान खुद लिख रहा है और लिखेगा। ना इसमें अब अमेरिका की चलने वाली है और ना इसराइल की। जी विवेक जी। माथुर कुछ कहना चाह रहे थे? माथुर, देखिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू दृष्टिकोण आपको देने का प्रयास करूंगा। देखिए, जब हम बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करते हैं और जब वो 82nd एयरबोर्न डिवीजन की आप बात कर रहे हैं, मरीन्स की आप बात कर रहे हैं, वो ईरान के अंदर जंगल में या पहाड़ में जाकर के लड़ने वाले नहीं है। ये ईरान की मेनलैंड पे झगड़ा नहीं करेंगे। ये आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, आज की तारीख में अमेरिका के पास एकमात्र ऑफ रैंप ये है कि किसी तरह से आर्टिफिशियली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वो ये दिखा पाए दुनिया को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण उसके हाथ में आ गया है। उसके लिए क्या आवश्यक है ये मैं फिर बता रहा हूं। मैं खुद जमीनी सोल्जर हूं, 4 दशकों का मेरा अनुभव है। आपको ईरान के नॉर्थ में जाकर के अजरबैजान बॉर्डर पे कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको उन जगहों पर कंट्रोल स्थापित करना होगा जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करते हैं। वो 5-6 जो उनके आइलैंड्स हैं और जो दक्षिणी किनारा है ईरान की समुद्री सीमा का। और वो इनके मैं ये इतना बता रहा हूं, आसान कुछ नहीं है। मैं एम्फीबियस फोर्स का चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर रह चुका हूं। कुछ भी आसान नहीं है। बहुत ज्यादा लहूलुहान हो गए, बहुत इनके बॉडी बैग्स जाएंगे। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं, मैं अपनी मिलिट्री के थिंकिंग के हिसाब से, कि ये जो 6 आइलैंड्स हैं और कुछ उनके शोर्स को अपने फायर पावर से और अपने एयरबोर्न डिवीजन और मरीन्स की सहायता से ये कंट्रोल करने का एक दावा कर सकते हैं। वहां पर लोगों को उतार सकते हैं। आप मुझे बताएं, खर्ग आइलैंड में क्या IRGC के 2 लाख लोग हैं या 5 लाख 10 लाख लोग हैं? IRGC में अगर 1,000 3,000 मरीन जाके उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और आप उसका कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड को देख रहा है तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड सिर्फ उन इलाकों में देख रहा है जहां पर कि वो इलाके जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित करने में काम आ सकते हैं। खार्ग क्या है? खार्ग में जो ईरानी ऑयल है वो एक्सपोर्ट होता है 90% वाया खार्ग में ही वो सारा तेल लेकर आते हैं और वहीं से शिप्स में लोड करते हैं। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है खार्ग में, उनका बंदरगाह का। लेकिन सर, इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, एक तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। पहले वो तेहरान गिराना चाहते थे, अब वो आ गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी तरह से खुल जाए, मैं दुनिया के देशों को लाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दूं। उनको अभी ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया ड्यूरिंग द वॉर। तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? विवेक, एक बार नहीं, गोल पोस्ट जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप ने बदली किया है, जितनी बार उन्होंने कहा मैं जीत गया, मैं हार गया, ये यहां हो गया, वहां वो हो गया। देखिए, मैं यही बता रहा था आपको कि उनकी प्लेबुक है कि आओ
सिर को तलाश करो, सिर को तन से जुदा करो, तन अपने आप गिर जाएगा। वो ईरान में नहीं हुआ, क्योंकि ईरान इस प्लेबुक का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा था। जी। 30 साल मेहनत करी है उन्होंने इस चीज को रोकने के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको कि संभव है कि कुछ आइलैंड्स के ऊपर आने वाले समय में हमें कुछ एक्टिविटी होती हुई नजर आए। आप कितनी भी ताकत किसी भी 2 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के आइलैंड पे आप 10 लाख लोग नहीं बैठा सकते, और बैठा भी दोगे तो उनका कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट। तो मेरा यह मानना है कि कोई संभावना एरियल इंसर्शन की हो सकती है, कोई संभावना बीच लैंडिंग की हो सकती है। जो आपका यूएसएस ट्रिपली आ रहा है और उसके साथ 2 और एम्फीबियस क्राफ्ट्स आ रहे हैं, वहां से आप अपने कुछ लोगों को, तो मेरा यह मानना है कि वो कुछ इस प्रकार का माहौल क्रिएट करेंगे कि वो दुनिया को दिखा सकें कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल एरिया हमारा काम था। हाँ। अब हम छोड़ रहे हैं। अब हम लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑब्जेक्टिव में तो था ही नहीं माथुर सर। मुद्दे की बात तो ये वो था ही नहीं ऑब्जेक्टिव में, वो तो नया ऑब्जेक्टिव बन गया। पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद मैं आ रहा हूं सोली सर और रवि साहब आपके पास। पूर्णिमा जी, मतलब जो ऑब्जेक्टिव नहीं था वो अब ऑब्जेक्टिव है, और जो ऑब्जेक्टिव था उसको अब अचीव कर नहीं पाए। नहीं, ऑब्जेक्टिव्स हम बताया ही नहीं है, तो ये जब शिफ्ट हो रहा है उनका ऑब्जेक्टिव्स हमें तो ये बताया ही नहीं जा रहा है कि एक्चुअली अचीव्ड एनीथिंग और नॉट। और डे वन से बोल रहे हैं वी हैव वन, उनके हिसाब से आई हैव वन, वी हैव वन। सिर्फ फेक मतलब न्यूज जो है इस आप लोग वन को जीत आगे गए, लेके जाना चाह रहे हैं। मतलब कल की बात है, विवेक बोल रहे थे कि फेक न्यूज वांट्स टू गो ऑन, हम तो वी ऑलरेडी वन। दिस इज हिज स्टेटमेंट, आप देख लीजिए। This is fascinating what we are actually watching. Is not acting like a president. He's also not like acting like a statesman. तो दूरी भूल ही जाओ। मैंने सुना रॉयटर इप्सोसिस ने कोई सर्वे भी करवाया, उसमें भी ट्रम्प जी की हालत खराब है। 36% लोग महज सहमत नजर आए, 61% लोगों ने नकार दिया है। ऑनलाइन सर्वे कराया गया था, आज ही रिपोर्ट आई है। दूसरी सर्वे है हफ्ते में दूसरी बार, एक हफ्ते के अंदर 4% की गिरावट है ट्रम्प भाई साहब की लोकप्रियता में। ये हो क्या रहा है अमेरिका के अंदर? आप तो कहती हैं मागा सपोर्टर्स उनके साथ खड़े हैं अभी भी। रिपब्लिकन्स में 7 में से 1 लीडर थे 2 हफ्ते पहले, आज 5 में से 1 लीडर उनके खिलाफ हो गए हैं। ये भी रेशियो बढ़ गया है। तो वो तो चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। एनसीटीसी चीफ ने अभी 1 हफ्ते पहले रिजाइन किया, जो केंट ने। थोड़ी देर में ये वी आर गोइंग टू सी द प्रॉब्लम। वो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट एबल टू सी इट। उनके जो खुद का डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट 87 फ्लोरिडा का, दैट वाज फ्लिप्ड। इट वाज अ डीप रेड डिस्ट्रिक्ट, इट वाज फ्लिप्ड बाय डेमोक्रेट यस्टरडे। आपने देखा होगा उसका न्यूज़। लेकिन उन मारा लागो फॉल्स इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रम्प के जब तारीफ का टेंट्रम छेड़ी है, उसके बाद कितने सीट रिपब्लिकन पार्टी को मिली है? मुझे तो लगता है कि जो हमारा जो ये 2026 नवंबर इलेक्शन आने वाली है, उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश करा जाएगा। क्या पता इमरजेंसी घोषणा कर दे, हमारे ऊपर ना इलेक्शन हो। क्योंकि वेदर इट इज वर्जीनिया गवर्नर हो, यहाँ पे ममदानी का इलेक्शन हो, कल की इलेक्शन जो हुआ है, स्पेशल इलेक्शन हुआ है, रिपब्लिकन डिस्ट्रिक्ट था 87, वो भी हाथ से गया है। धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा है, धीरे धीरे दिस इज द पैटर्न वी आर सीइंग। सो इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर ट्रम्प एट ऑल। लेकिन वो भी सच है, जो मागा सपोर्टर है, जो मागा मेंबर है, उनका 100% सपोर्टर है डोनाल्ड ट्रम्प को। और डोनाल्ड ट्रम्प उस स्टैटिस्टिक्स को समझा नहीं, जाके बोल दिया कि मेरा तो 100% सपोर्ट है। उन्होंने लिटरली डिनाई कर दिया कि इट इज जस्ट द मागा सपोर्टर। रिपब्लिकन पार्टी में अभी डिविजन चल रही है। हमारे जैसे लोग जो है, जो सेंट्रिस्ट है, थोड़ा सा सेंटर टू राइट है, हमें निकालने की कोशिश करा जा रहा है। एंड दिस इज अ फैक्ट, एंड आई एम ऑल्सो डीलिंग विद दिस राइट नाउ इंटरनली। और मेरा जो कांग्रेशनल रन है वो रिपब्लिकन के हिसाब से रन होगा कि कुछ इंडिपेंडेंट होगा, आई ऑल्सो डोंट नो। विल सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, बट दिस इज सीरियस मैटर हियर। फैशिज्म इज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि क्या होगा, विल सी दैट इन द फ्यूचर। तो मिडिल ईस्ट में सोडी साहब, आपको क्या फ्यूचर दिखता है अमेरिका का?
विवेक जी, ईरान का जो समुद्री तट है वो 2440 किलोमीटर लंबा है। अच्छा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की लंबाई है वो 167 किलोमीटर लंबी है। हाँ। अगर अमेरिका एयरबोर्न ऑपरेशंस प्लान भी करता है, अमेरिका के लिए घातक साबित होगा। भारतीय सेना इसको भुगत चुकी है। जब हमने श्रीलंका में 1987 में जाफना यूनिवर्सिटी में हेली लैंडिंग की कोशिश की थी, मैं दशकों से अनुरोध करूंगा उसके बारे में जरूर पढ़ें डिटेल में। जब दुश्मन पूरी तरह सतर्क हो, दुश्मन को पता हो मेरे पे ऐसा हमला आने वाला है, एयरबोर्न ऑपरेशन बहुत मुश्किल होते हैं। तो इस वक्त जब ईरान को पता है कि अमेरिका का एक ही ऑप्शन है ईरान की जमीन पे आने का, चाहे खार्ग आइलैंड हो, चाहे छोटे बड़े द्वीपों कोई भी हो, वो है एयरबोर्न के जरिए, तो ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार होगी, तैनात होगी और उनका हश्र बहुत बुरा होगा। मेरे को तो अभी भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो पूरा एक वहां पे बिल्डअप करें एयरपोर्ट डिवीजन का, ट्रिपोली का और इन सब का, ये सिर्फ एक फेस सेविंग मेजर है। अभी तक औपचारिक तौर पे 13 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन जो कई रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि ज्यादा मारे जा चुके हैं अमेरिकी सेना के, जो कि अमेरिकी सेना अमेरिका इजराइल ने कुछ आंकड़े भी दबाए हैं, ये बात तो 100% कंफर्म है। जहां तक विवेक अमेरिका और इजराइल से वो डेटा सामने नहीं है, लेकिन ईरान से आप देखेंगे बहुत डेटा सामने आया कि 1,500 लोग मारे गए, 2,000 से ज्यादा घायल हैं, इतने सैनिक मारे गए, इतने कमांडर्स मारे गए और इतने मिसाइल और बॉम्ब फटे हैं मिडिल ईस्ट में और अमेरिकी सैन्य बेसिस पर और इजराइल के अंदर। तो कहते हैं भाई 13 सैनिक ही मारे गए। 13 सैनिक के मारे जाने की खबर 2 हफ्ते पहले आई थी, उसके बाद से कोई इंटेल नहीं है। तो इन लोगों ने जो कवर अप किया हुआ है मीडिया को, वो भी बहुत स्ट्रांगली किया हुआ है। मैं पूर्णिमा जी से जवाब लूंगा। सूर्य सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं रिजी साहब आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, जहां तक इजराइल की बात है, 2 हफ्ते से तो इजराइल ने मीडिया पे तो पूरा बैन लगा दिया है। कोई देश मीडिया पे बैन क्यों लगाता है? वो तब लगाता है जब उसे छुपाना हो। आपने सही कहा, ये 13 अमेरिकी सैनिक के आंकड़े तो 2 हफ्ते पहले के हैं। क्या उसके बाद कोई भी अमेरिकी सैनिक मरा नहीं है? ये दोनों देश दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। ईरान पूरी दुनिया को बता रहा है, हाँ मेरी बर्बादी, मेरे इतने लोग मरे, क्योंकि ईरान को पता है कि ईरान एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। अमेरिका के पास इस युद्ध खत्म करने का एक ही चारा है, वो है परमाणु हथियार इस्तेमाल करना। इसके अलावा जो उन्होंने जापान में भी किया था 1945 दूसरे विश्व युद्ध में, इसके अलावा अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है ईरान के साथ ये युद्ध जीतने का। जी रिजी साहब, आपका रिएक्शन। जी विवेक जी, बहुत शुक्रिया। असल में अभी हम जो बिल्कुल लेटेस्ट IRGC के स्पोक पर्सन का बयान है, हाँ। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट में जब से अमेरिकन बेसेस तबाह हुए हैं, हम ढूंढ रहे हैं अमेरिकन सोल्जर्स को और वो बता दे कहां पर हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ, मेरे बहुत ही बुजुर्ग हैं मेजर साहब, वो मेरी इस्लाह भी करेंगे। असल में आप देखें कि अमेरिका का बयान और अमेरिका के मीडिया पे जो चल रहा है, फिलहाल 1000% से ऊपर इस बात की शिकायत आ चुकी है। वहां के सोल्जर अभी फिलहाल वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में आने से कतरा रहे हैं, अपॉइंट होने से डर रहे हैं, इधर की तरफ आना नहीं चाहते हैं। और हम ये ख्याली और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो अगर जमीनी फौज भेजेगा तो क्या होगा। ये हमें समझना पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा बयान था अली शमखानी जो शहीद हो गए, शमखानी साहब से पूछा गया कि हमको ये बताइए कि ये जो ईरान के आइलैंड हैं, इसमें कितने लोग होंगे। उन्होंने पलटकर सवाल किया कि ये बताओ जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे। तो बात ये, हमको किसी को नहीं पता कि वहां पर कितने लोग हैं। अगर ये 3 आइलैंड है टॉप के, बहुत से हैं उसमें। पहले देखिए आपका ये लार्क आइलैंड और ये आपका हॉर्मोज आइलैंड और कश्म आइलैंड, ये तीनों आपस में बहुत नजदीक हैं। इन तीनों आइलैंड तक पहुंचना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा। ये जो जमीनी बातें, जाएंगे कैसे? आपका जो अब्राहम लिंकन हल्का से हरकत करता है नजदीक आने के लिए, तो ईरान उसको मार के पीछे ढकेल देता है। तो आने के लिए आपको कोई जहाज, कोई एयरफोर्स, कोई तरीका, कोई जमीन, कोई पानी, कोई तरीका, तो कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और अगर आ भी जाते हैं तो वहां के लोगों से मुकाबला करने के बाद क्या ईरान के पास वो ताकत नहीं है कि वो अपनी सरजमीन, अपने अंदर इस्फहान से या शिराज से, इन इलाकों से मिसाइल्स मार के वहां को जो है दोबारा फिर इनको पीछे ढकेल सके? तो ये मेरे ख्याल से गुफ्तगू जो है सिर्फ और सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए है कि अमेरिका जो है वो अपनी सोल्जर आर्मी नीचे भेज देगा। सबसे ताकतवर फोर्स जब उनकी एयरफोर्स काम नहीं आ रही है, तो ये फिलहाल अभी बस आखिरी बात जोड़ दी कि एक और बयान कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका बस ये कर रहा है कि वो अपनी हार का नाम एग्रीमेंट दे रहा है, ये जो स्पोक पर्सन ने कहा। अब सिर्फ अमेरिका के पास ये है कि 2 काम करे,
आर के नाम को चेंज करे, जो हर जगह होता है कि नाम को बदला जाए, और दूसरा ये कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जाए कि इसराइल ने हमको मजबूर किया, इस डिफेंस मिनिस्टर ने हमको मजबूर किया। बस इन्हीं सब में फिलहाल कहानी चल रही है, ये आप लिख के रख लीजिए। फिलहाल ये तमाम तर रास्ता जीत का ईरान की तरफ जाता नजर आ रहा है, और अमेरिका को पूरे मिडिल ईस्ट से अपने आप को खाली करना पड़ेगा, और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसका मुकम्मल कंट्रोल इसी इलाके के लोगों के हाथ में होगा। जिस तरह से स्विस कैनाल से टैक्स वसूला जाता है, अब ईरान भी आइंदा के दिनों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टैक्स वसूल करके अपने आप को इससे जरिए माश का तरीका अपनाने की कोशिश करेगा। जी हाँ, उस पर तो काम भी शुरू कर दिया उन्होंने, तो बाकायदा बहुत सारे जहाजों से पैसे भी लिए हैं। दिए। पूर्णिमा जी, ये मीडिया वाला कंट्रोल वाला क्या हिसाब किताब है, ये क्या रिपोर्ट्स हैं? यहाँ पे कुछ दिन पहले पूछा गया था कितने लोग wounded हैं, कितने लोग हाउ मेनी यूएस सोल्जर्स हैव डाइड। हमारी प्रेस सेक्रेटरी ने बताया था कि पेंटागन से रेफर करो, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया नहीं। पेंटागन से पूछो तो पीट हेगसेथ बोलते कि वही नंबर रिपीट करते रहते। इट इज़ वेरी ऑब्वियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वही नंबर एक हफ्ता से रिपीट करा जा रहा है कॉन्स्टेंटली बाय राइट विंग मीडिया पर्सनैलिटी, राइट विंग पेड इन्फ्लुएंसर्स, सबके नंबर वही है। कोई ये पूछ नहीं रहा है कि बाकी कौन है। अब पिछले 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में कोई और एडिशनल कोई नंबर नहीं है क्या, कोई नहीं पूछ रहे। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन कंट्रोल्ड, सो वी डोंट नो। प्रेसिडेंट ट्रम्प को बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल्कुल सही बात कह रही है, मैंने वो आप पूरा कर लीजिए प्लीज। हाँ नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प को काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर डू यू थिंक वी हैव टू गो थ्रू दिस। उन्होंने बोला ये वॉर है, वो उसमें होता ही है, ऐसे ही रिस्पॉन्स किया है। सो इट्स नॉट गोइंग वेरी वेल हियर, ही इज एक्चुअली हाइडिंग देयर, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज हाइडिंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक। अगर कभी इंफॉर्मेशन लीक हुआ है या रिलीज करा जाएगा तब इसका एक्चुअल डैमेज हमें पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है। और मुझे याद है अभी हाल में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था पीट हेगसेथ का, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग मारे गए, कितने सैनिक मारे गए। उन्होंने सवाल बाईपास कर दिया और उन्होंने कहा ये सवाल सही नहीं है। अनुज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनु सर जल्दी से एक लाइन में जरूर कहूंगा कि ये बिल्कुल ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान की नहीं है, कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और किसी कीमत पे ईरान इसका टैक्स वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेचुरल वाटरवे है जो अंतरराष्ट्रीय पानियों में चलता है। जहां तक सवाल सुएज कैनाल का है, अरबों डॉलर खर्च करके सुएज कैनाल को बनाया है, इसलिए वहां पर लगता है। पनामा कैनाल को अरबों खरबों डॉलर करके बनाया है। ये ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और इसमें ईरान दादागिरी करके टैक्स वसूल नहीं सकता। वो बात दूसरी है, जैसे अमेरिका दादागिरी कर रहा है पूरी दुनिया में, ईरान भी करता रहे, फिर ईरान में और अमेरिका में तो कोई ईरान को तो अमेरिका ने शय दे दिया ना, अब ईरान की तो हिम्मत बढ़ गई है। अब वो होर्मुज में टैक्स वसूलेंगे। उन्होंने कहा है। और अगर अमेरिका यहां से खाली हाथ जाता है तो माथुर सर आपकी बात से मैं सहमत हूं 100% कि वो नेचुरल टेरिटरी है, उसको ईरान ने बनाया नहीं है, वो ईरान के बॉर्डर पर है। लेकिन अमेरिका ने शय देकर ताकत बढ़ा दी ना। अब अमेरिका उसके दरवाजे से खाली हाथ लौटेगा तो ईरान कहेगा जो चाहूंगा वही करूंगा, जिसकी हिम्मत है, जिसकी औकात है आके रोक ले। फिर जो अमेरिका कर रहा है, फिर आप अमेरिका को क्यों बुरा कह रहे हो? वही है, अगर ईरान भी अपनी ताकत के बल पे कहता है कि मैं यहाँ राज करूंगा और किसी और को यहाँ नहीं रहने दूंगा, अमेरिका जाएगा उससे पैसे लूंगा। अमेरिका को जंग इससे पहले तो फ्री था। ये सारे फसाद की जड़ी तो अमेरिका, शुरू तो अमेरिका ने किया। स्टेट ऑफ मलक्का में इंडोनेशिया। जल्दी से रिजवी जी का एक रिएक्शन चाहूंगा सर। रिजवी जी आप क्या कहेंगे? जी सर, आपने विवेक सर आपने रिएक्शन दिया। 47 साल से अब तक किसी भी किस्म का कोई टैक्स या कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, और ईरान ये नहीं कह रहा है कि मैं मुकम्मल फायदा उठाऊं, मैं टैक्स लूं। ईरान का सिर्फ ये कहना है अब इसके बाद से स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस मिडिल ईस्ट के लोग तय करेंगे किसका क्या होना है, खासकर ओमान और ईरान की जिससे नजदीक करीब, हाँ, जिसके बीच से हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट निकलता है। देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका इस पर आगे क्या रुख रखता है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
अगर आप डिजिटल कंटेंट पर देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।